बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 पाकिस्तान स्टडीज़ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। अब शॉर्ट नंबर 1 है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द शिमला डिपुटेशन 1906। अब यहाँ पर पेज नंबर 23 पे इसका आंसर है। पेज 23 पर टॉपिक है सक्सेस ऑफ शिमला डिपुटेशन। अब यहाँ पर आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से पॉइंट 1 से। Short number 1, the Shimla deputation bridges the gap between Muslims and the British government. Point 2 में है, the Shimla deputation boosted the confidence of the Muslim community. ठीक है। Number 3 में, the success of the Shimla deputation paved the way for the establishment of all the India Muslim League. Point 4, the demand for separate electorates for Muslims was accepted through the 1909 Minto-Morley reforms. Point number 5, the Muslim were recognized as separate nation through the acceptance of the separate electorate demand. Point number 6 में, that Muslims felt that they could present their demand directly to the British government without the support of the Indian National Congress. So शिमला डिपुटेशन के अंदर जो हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के हम कुछ हेडिंग्स भी बना कर लिख सकते हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम यूनाइटी के अंदर एंड आल्सो हम लिख सकते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, जो मुस्लिम्स ने एक सेपरेट नेशन थ्रू द एक्सेप्टेंस ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट। शिमला डेपुटेशन में मुस्लिम ने जो एक वो ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि उनका एक अलग इलेक्टोरेट होना चाहिए। एंड आल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ द फर्दर पॉलिटिक्स, उनके अंदर मुस्लिम्स के अंदर फेल्ट दैट दे कुड प्रेजेंट देयर डिमांड्स डायरेक्टली टू द ब्रिटिश। उनके अंदर भी हौसला पैदा हुआ था कि वो अपनी डिमांड्स ब्रिटिश से कर सकते हैं एंड अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस विदाउट इंग्लैंड नेशनल कांग्रेस, इस हेडिंग के अंदर ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। एंड आल्सो पॉलिटिक्स से रिलेटेड और पॉइंट्स भी हैं इसमें, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। सो अगर ये हेडिंग्स लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। शॉर्ट नंबर 3, What were the 3 objectives of All India Muslim League? पेज नंबर 23 पे इसका आंसर है। ये ऑब्जेक्टिव्स और द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेडिंग, आप अगर कोई भी आंसर लिखें तो उसके ऊपर हेडिंग ज़रूर डालें। ठीक है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। पॉइंट 1, टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम डिमांड्स बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द रिस्पेक्टफुल वे। ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ये मकासद। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मीन्स मकासद। राइट, मुस्लिम की जो कम्युनिटी, मुसलमानों के जो हक हैं उनको प्रिवेंट करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है। एंड प्रेजेंट द मुस्लिम डिमांड बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अ रिस्पेक्टफुल वे। सेकेंड पॉइंट में देखें तो टू क्रिएट फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी अमंग मुस्लिम टूवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिटिक्स। और इसका ये भी मकसद था कि वो क्रिएट के लिए फीलिंग्स, यानी कि वो मुस्लिम्स को इस तरफ लेकर आए कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के से अपना हक, अपनी जगह ले सकती है। ठीक है। इसके अलावा पॉइंट 3 में देखें, टू कोऑपरेट विद अदर कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया विदाउट डैमेजिंग द अबव ऑब्जेक्टिव्स। सो यहाँ पर ये था कि इसके मुसलमानों के अंदर ये सलाहियत पैदा की जाए कि वो विदाउट with other communities of India without damaging the above objectives. सो वो दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ कोऑपरेट कर सके, उनसे अपना हक ले सके बग़ैर जो हमने इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए उसको डैमेज किए बगैर। ठीक है। सो यहाँ तक इसका आंसर है। बट आप लोग अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर सिर्फ ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं चलेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको पूरी बुक प्रिपेयर करनी है। ये जो आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस इस तरह से बनकर आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बुक में कहीं से भी क्वेश्चन वो बनाकर दे सकते हैं। आपको पता है जैसे कि SLO बेस्ड हमारा पेपर है फेडरल बोर्ड का, तो इसमें आपको पूरी बुक प्रिपेयर करनी है। सिर्फ ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है इस पर आपने नहीं करना, पूरी बुक की जो हर टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर। नंबर 2, एनालाइज द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। इसका आंसर पेज नंबर 27 पे है। अब यहाँ देखें जो टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट 1928, इसके अंदर ये यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है। इसको शॉर्ट ब्रीफली अगर लिखें तो यहाँ पर मैंने ब्रीफ करके लिखा है। तो द नेहरू रिपोर्ट आल्सो नोन एज द नेहरू कमेटी
report was presented in 1928 by a committee chaired by Motilal Nehru, a prominent Indian nationalist leader. ठीक है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स यहाँ से लिख लें स्टार्टिंग में, देन यहाँ से स्टार्ट होगा इसका आंसर। द फॉलोइंग ये भी आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। Also, the following proposals were outlined in Nehru report. Point 1. The method of separate electors should be placed with the method of joint electors. The Muslims were less in number compared to Hindus in United India, and the separate electors seats for Muslims had to be reserved. The Congress realized that it could win more seats under joint electors. ठीक है, सो जो ये नेहरू रिपोर्ट मेथड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट का जॉइंट इलेक्टर्स, ठीक है, सेपरेट इस नेहरू रिपोर्ट में था कि यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं थे, जॉइंट यानी कि हिंदू एंड मुस्लिम का एक जॉइंट इलेक्टोरेट, एक ही कहा जा रहा था कि एक ही मुल्क बनेगा, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम का नेहरू रिपोर्ट तक। सो द मुस्लिम वर लेस इन नंबर कंपेयर टू द हिंदूज इन यूनाइटेड नेशन, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो लेस थे यानी कम थे हिंदू के मुकाबले में। एंड अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट सीट्स फॉर मुस्लिम हैड टू बी रिजर्व, ठीक है, और एक अलग इलेक्टोरेट के लिए मुस्लिम्स को अलग सीट्स यानी कि उनको seats for Muslims had to be reserved, ठीक है। So the Congress realized that it could win more seats under joint electorates. So कांग्रेस का ये था कि अगर वो joint electorate बनाते हैं तो कांग्रेस ज़्यादा सीट्स जीत सकती है, ठीक है। So 1/4 point 2 में 1/4 of seats should be reserved for Muslims in the Central Legislative Assembly, और 1/4 सीट जो है रिजर्व फॉर द मुस्लिम्स इन द सेंट्रल, और जो हमारे पास 1/4 सीट थे वो मुस्लिम्स रिजर्व करती थी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। थर्ड पॉइंट में सिंध शुड बी डिक्लेयर्ड अ सेपरेट प्रोविंस, बलूचिस्तान एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस शुड बी ग्रांटेड मोर पावर्स। एंड नेहरू रिपोर्ट में स्टार्टिंग में देखे जाए कहा था कि इसको हमें नेहरू कमेटी रिपोर्ट कहते हैं, जो कि 1928 में रिप्रेजेंट हुई थी बाय कमिटी चेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू ने की थी, ठीक है, जो कि एक इंडियन नेशनलिस्ट लीडर था। सो यहाँ पर इसका फोर्थ पॉइंट में देखें तो हिंदी शुड बी डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड ये नेहरू रिपोर्ट के फोर्थ पॉइंट से जिसमें हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज किया गया था, ठीक है। सो यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं आप, द रिपोर्ट वाज अ रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट साइमन कमीशन विच एम टू रिव्यू इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन, ठीक है। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वरना सिंपल आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द 14 पॉइंट्स प्रेजेंटेड बाय द कायदे आज़म। सो 27-28 पर पेज पर इसका आंसर है। इसका आंसर यहाँ से 14 पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक जो टॉपिक है हमारा 14 पॉइंट्स ऑफ द कायदे आज़म रहमतुल्लाह 1929, ये 1929 में 14 पॉइंट्स कायदे आज़म ने लिखे थे। सो शॉर्ट आंसर में इसका आंसर यहाँ से आएगा, अंडर द नेहरू रिपोर्ट 1928 Muslim interests were adversely affected. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah Alayh convened the session of All India Muslim League in 1929 and presented his 14 points. So यहाँ से लेके यहाँ तक पहले लिख लें। एंड सो आगे देखें तो यहाँ पे एनालिसिस नेक्स्ट पेज के ऊपर पेज नंबर 28 के ऊपर एनालिसिस लिखा हुआ है, तो सो यहाँ से यहाँ तक इसका अगला पार्ट लिख लें। द कायदे-ए-आज़म 14 points were a props and appropriate response to the Nehru report. These were moderate and genuine demands of the Muslim community presented at the right time. Muslim continued their struggles in the subsequent years based on the framework of 14 points, ठीक है। सो कायदे-ए-आज़म ने appropriate response दिया था नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुई थी उसका रिस्पॉन्स ये 14 पॉइंट्स लिख कर दिया था, ठीक है। सो दीज वर मॉडरेट एंड जेन्युइन डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, ये एक जेन्युइन मुस्लिम जो मुस्लिम कम्युनिटी की डिमांड्स थी जेन्युइन, उसमें 14 पॉइंट्स में ये बताई गई थी, ठीक है। सो प्रेजेंटेड एट द राइट टाइम, उन्होंने कायदे-ए-आज़म ने एक सही वक्त पे ये सारे पॉइंट्स लिख कर सही फैसला किया था, ठीक है। सो मुस्लिम कंटिन्यूड द स्ट्रगल्स एंड द सब्सिक्वेंट ईयर्स बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ 14 पॉइंट्स। सो इन्हीं 14 पॉइंट्स के फ्रेमवर्क के ऊपर ही हमारा पाकिस्तान मज़ीद आगे उसका चला, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके 14 पॉइंट्स से आपने पूरी बुक की प्रिपेयर करनी है, तो हर टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, 14 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
शॉर्ट के अंदर हमें 14 पॉइंट्स नहीं पूछे गए, उन 14 पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस बयान करने को कहा गया है, ठीक है। तो उसके अंदर इस शॉर्ट के अंदर 14 पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, ये जो इंपॉर्टेंस है थोड़ी वो लिखनी है। नंबर 5, एनालाइज इलामा इकबाल एड्रेस ऑफ 1930, पेज नंबर 29 पे इसका आंसर है। नंबर 29 पे जो एनालिसिस यहाँ पर बुक्स में लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, इलामा इकबाल एड्रेस होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द पॉलिटिकल स्ट्रगल एज इट प्रोवाइडेड अ क्लियर डायरेक्शन फॉर इंडियंस Muslims. So he demanded for the establishment of a separate Islamic state in Muslim majority areas. This marked the first instance in which a Muslim had demanded a separate homeland for Indian Muslims at the All India Muslim League platforms. ठीक है, so यहाँ पर इलामा इकबाल ने मुसलमानों को ग्रेट सिग्निफिकेंस द पॉलिटिकल स्ट्रगल, मुसलमानों को एक एड्रेस किया इस बात से कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मुसलमानों की पॉलिटिकल सियासत में, ठीक है, कि वो सियासत में अपना मकाम बनाए, एज इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट डायरेक्शन द इंडियंस मुस्लिम्स, ठीक है। सो यहाँ पर क्लियर डायरेक्शन, उन्होंने एक सही रास्ता मुस्लिम इंडियंस मुस्लिम्स को बताया। और आल्सो ही डिमांडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट इस्लामिक स्टेट, उन्होंने अपनी अलग इस्लामिक स्टेट की भी डिमांड की इन मुस्लिम्स मेजॉरिटी एरियाज़, जहाँ पर मुस्लिम्स के मेजॉरिटी एरियाज़ हैं। सो दिस मार्क द फर्स्ट इंस्टेंस इन विच अ मुस्लिम हैड डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड। सो ये हमारी, इसको कहा जाता है फर्स्ट कोशिश थी एक हमारी मुस्लिम्स की कि वो डिमांड करें अपनी सेपरेट होमलैंड की फॉर इंडियंस मुस्लिम्स एट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो ये इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक था। Number 6, describe the failure of Shimla Conference of 1945. पेज 34 पे इसका आंसर। पेज नंबर यहाँ पर शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 का टॉपिक आपने ज़रूर यानी कि हेडिंग भी डाल लें। सो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ एंड तक पूरा टॉपिक इसमें जाएगा। इन जून 1945, फॉलोइंग द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II, इंडियन विक्रोसी लॉर्ड्स वाइवल्स समन्ड a conference in Shimla and invited political leader from India to discuss his plan. ठीक है, सो यहाँ पे 1945 में वर्ल्ड वॉर II के बाद, एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर II, इंडियन विक्रोसी लॉर्ड वावल समन ने एक कॉन्फ्रेंस लिखी इन शिमला में एंड इन्वाइटेड और इन्वाइट किया तमाम सियासतदानों को फ्रॉम इंडिया टू डिस्कस हिज प्लान्स, ठीक है। इंडिया के तमाम सियासतदानों को इन्वाइट किया इस कॉन्फ्रेंस में ताकि वो डिस्कस कर सकें अपने प्लान्स को, ठीक है। सो द मुस्लिम लीग डेलीगेशन लीड बाय कायद आज़म एंड द कॉन्फ्रेंस डेलीगेशन, सो मुस्लिम्स को कायद आज़म ने लीड किया and led by मौलाना अबू अल कलाम participated in the conference. उसके अलावा मौलाना अबू अल कलाम ने पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्फ्रेंस में। So the Congress nominated मौलाना अबू अल कलाम to claim that it also represented Muslims. So कांग्रेस ने किया था मौलाना अबू अल कलाम को चूज़ के वो बताए यहाँ पर रिप्रेजेंट करे मुस्लिम्स को। सो यहाँ पर मौलाना अबू अल कलाम ने मुसलमानों को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सो हाउ एवर अ deadlock occurred when कायद आज़म insisted that all 5 members of the executive council must be from the Muslim League. So Khazir Hayat, the chief minister of Punjab, demanded that one seat in the council allocated to Muslims should be given to his unionist party, ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने however the deadlock occurred when कायद आज़म insisted that 5 members could, सो यहाँ पर deadlock बन गया था जब कायद आज़म ने 5 members के काउंसिल मस्ट बी फ्रॉम द मुस्लिम लीग, कि उन्होंने जब ये डिमांड की कि 5 मेंबर्स मस्ट होने चाहिए मुस्लिम लीग के। सो खाजिर हयात, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, डिमांडेड दैट वन सीट इज़ द काउंसिल, और खाजिर हयात ने डिमांड की कि पंजाब में मिनिस्टर ऑफ पंजाब के जो थे उन्होंने डिमांड की कि 1 सीट इन द काउंसिल में होनी चाहिए मुसलमानों की, एलोकेटेड टू मुस्लिम्स को देनी चाहिए, शुड बी गिव्स टू हिज यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। सो द कांग्रेस आल्सो सपोर्टेड द डिमांड ऑफ द यूनियनिस्ट पार्टी, और कांग्रेस ने सपोर्ट किया था जो इन्होंने ये यूनियनिस्ट पार्टी की मुसलमानों ने डिमांड की, तो कांग्रेस ने भी उसको सपोर्ट किया इनकी इस डिमांड को, ठीक है, मुसलमानों की। कायद आज़म रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, stating that the Muslim League was a sole representative party of Muslim and called upon the government to hold election to determine the representation claim of the
ऑफ ऑल द पार्टीज़। तो कायदे आज़म ने ये जो यूनियनिस्ट पार्टी एक्सेप्ट कर ली गई थी, कायदे आज़म ने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया और ये कहते हुए कि मुस्लिम लीग का सोल रिप्रेजेंटेशन है, पार्टी है मुस्लिम्स की, एंड कॉल्ड अपॉन द गवर्नमेंट टू होल्ड इलेक्शंस, ठीक है, कि जो है गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाए और फिर द रिप्रेजेंटेशन क्लेम ऑफ ऑल द पार्टीज़, ताकि तमाम जो पार्टीज़ हैं वो अपने आप को साबित कर सकें। द कॉन्फ्रेंस अल्टीमेटली एंडेड इन अ फेलियर, और ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी। कि यहाँ पर जो कायदे आज़म ने जब इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया तो ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, और इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट जाएगा इसमें आंसर। Question number 7. Analyze the formula given by the Cabinet Mission Plan of 1946. पेज 34 एंड 37 पे इसका 34 एंड 35 पर इसका आंसर है, ठीक है। 34 पे जो टॉपिक है द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, इसमें कहा जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होगा इसका आंसर 7 शॉर्ट, ठीक है। और द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली सेंड द डेलीगेशन टू इंडिया नोन एज द कैबिनेट मिशन plan to discuss constitutional issues with the Viceroy and Viceroy and political leaders of India. The delegation consisted of 3 members, Sir Stafford Cripps, A.B. Alexander, and Patrick Leverance, and it arrived in India on March 24, 1946. So यहाँ तक इसका आएगा, ठीक है। The delegation met with the leadership of both parties, the Congress and the Muslim League, and listened to their views. It announced a formula in May 1946. So यहाँ तक कर लें 7 शॉर्ट का आंसर, एंड इसके नीचे ही अगर आएँ तो यहाँ पर रिएक्शंस हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसका आंसर कहलाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पे कहा जाए रिएक्शंस में, द कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्लान एंड इट वाज क्वाइट हैप्पी बिकॉज द मुस्लिम डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट वाज नॉट फुलफिल्ड। ठीक है सर, इस कांग्रेस में एक्सेप्ट कर लिया गया था प्लान, इट वाज क्वाइट हैप्पी, ये इस खुशी की बात थी क्योंकि मुस्लिम डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट वाज नॉट फुलफिल्ड। सो कायदे आज़म एंड द मुस्लिम लीग एक्सप्रेस देयर रिजर्वेशन बट डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ द प्लान, ठीक है। अब यहाँ पर मुसलमानों की तो डिमांड नहीं फुलफ़िल की गई थी, बट कायदे आज़म और मुस्लिम लीग एक्सप्रेस किया उन्होंने कि इसको मान लेंगे, बट डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ द प्लान, ठीक है, प्रोविजन ऑफ द प्लान। अब यहाँ से लेके यहाँ तक भी इसका आंसर है। अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है।